हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंडस्ट्रीज, जिसमें हम पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि कैसे इंडस्ट्रीज को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे कैसे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि ना केवल रॉ मटेरियल के बेसिस पे बल्कि इंडस्ट्री को साइज के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। सो इसी के साथ दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडीइंग ज्योग्राफी टुगेदर। इसी के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के YouTube चैनल पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर इंडस्ट्री। अब हमने देखा कि ना केवल रॉ मटेरियल के बेसिस पे बल्कि साइज के बेसिस पर भी इंडस्ट्री डिवाइडेड है। तो जब हम सुनते हैं इंडस्ट्री के बारे में हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कि इंडस्ट्री कभी बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत लार्ज स्केल पे हो सकती है, और उसके अलावा इंडस्ट्री छोटे लेवल पे, आपके घर के लेवल पे, आपकी फैमिली मिलके भी कोई एक छोटी मोटी इंडस्ट्री चला रही होती है। तो इसी बेसिस पे इंडस्ट्री को हम कह सकते हैं एक टाइप की इंडस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंड सेकेंड जो कि बहुत लार्ज स्केल पे रन हो रही है जैसे रिलायंस, टाटा, ये सारी इंडस्ट्रीज बड़े स्केल पे, ऑटोमोबाइल कंपनीज जो होती है मारुति सुजुकी, ऑडी, मर्सिडीज की जो सारी कंपनीज हैं, ऑल सच इंडस्ट्रीज बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। तो इसी बेसिस पर हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है और कौन सी इंडस्ट्री लार्ज स्केल है। उसके लिए कुछ बेसिस, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है हमने। वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किस इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब हमने पैसा कितना लगाया है। जिस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा लगेगा वो इंडस्ट्री क्या होगी? लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और जिसमें कम लगेगा वो स्मॉल स्केल। सेकेंड, अब जब पैसा ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली उसमें काम भी ज्यादा होगा, और काम ज्यादा कब होगा? जब नंबर ऑफ पीपल विल बी एम्प्लॉयड मोर, ज्यादा लोग उसमें एंगेज रहेंगे, एम्प्लॉयड रहेंगे। अब ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो जब सब कुछ ज्यादा है, क्या ज्यादा है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयमेंट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज मोर, दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री विल बी कंसिडर्ड एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और वहीं ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ये सब कम है तो उन्हें हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल में आ जाएंगी, कैसे हम डिसाइड करेंगे? सबसे पहले है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। मतलब हाउस होल्ड मतलब छोटे मोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है बैकवर्ड एरिया में जो बास्केट वीविंग का काम कर रही है, बैम्बू से बास्केट बना रही है। आपने देखा होगा बैम्बू से बनी हुई बास्केट्स को। तो एक घर के फैमिली मेंबर्स मिलके उस टाइप की इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। सो दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल में कौन कौन सी इंडस्ट्री आ जाएंगी? जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बास्केट वीविंग, पॉटरी मेकिंग, मतलब आपने देखे होंगे घड़े बनाने का काम, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं लोग, घर के फैमिली मेंबर्स मिलके और थोड़े बहुत लोग और मिलके साथ में मिलके काम करते हैं। तो इस टाइप की इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? हम स्मॉल स्केल। उसमें और भी इंडस्ट्री आ जाती है जैसे हैंडीक्राफ्ट। कुछ लोगों के पास डिफरेंट स्किल्स होती है, उन स्किल्स को यूज करके दे मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अपने हाथों को यूज करके वो बहुत ज्यादा हैवी मशीनरीज यूज नहीं करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं। अपने हैंड्स की स्किल्स को, जैसे एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ, ये सारे वर्क जो करते हैं, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं या तो कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, और ये आती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में। वहीं अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें लेसर अमाउंट, जो कि हमने अभी बात करी है, अमाउंट मतलब जो पैसा लगाया होता है वो कम होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी जो होती है वो टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस यूज नहीं होती, हैवी मशीनरीज यूज नहीं होती हैं। अब इसमें क्योंकि मशीन यूज नहीं हो रही, हैंड्स के थ्रू काम हो रहा है, तो डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी
लेस एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इसका अपोजिट होगा, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा। वहीं इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होगी, उसके अलावा हैवी मशीनरीज, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज होंगी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज, मतलब ऑटोमोबाइल मतलब यहाँ पे व्हीकल्स, गाड़ी, व्हीकल्स बनाने के लिए कार्स, ट्रक, बसेस, ये सारी बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जैसे कि अब इनमें क्या होता है, बहुत हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। सोचिए बस बनाने के लिए, कार बनाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं हम, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। उसके अलावा दो और एग्जांपल देख लीजिए, दैट इज सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे ब्रेड बनाने की छोटी मोटी फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने की, ये सब स्मॉल स्केल में आ जाएंगी। सिल्क वीविंग मतलब कि सिल्क का को वीव करके फैब्रिक बनाना, थ्रेड बनाना, ये सारी इंडस्ट्रीज भी किस में आएंगी, स्मॉल स्केल। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे बात करते हैं हम। अब देखिए, केवल हमने थर्ड बेसिस पे बात करी थी कि रॉ मटेरियल और साइज के अलावा इंडस्ट्रीज को ओनरशिप के बेसिस पे भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में हमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते होंगे कि हम स्कूल कंप्लीट करके, कॉलेज कंप्लीट करके हम सारे फ्रेंड्स मिलके एक कंपनी खोल लेंगे, एक इंडस्ट्री खोल लेंगे, जिससे कि हमारी अर्निंग होगी। तो जब आप और आपके फ्रेंड्स मिलके एक इंडस्ट्री ओपन करने का सोचते हैं, तो इस टाइप की इंडस्ट्री की ओनरशिप किसके हाथ में होगी, आपके हाथ में होगी, आपके फ्रेंड्स के हाथ में होगी, आपका जो ग्रुप होगा उसके हाथ में होगी। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, मतलब जिसमें ओनरशिप किसकी है, आपकी या आपके फ्रेंड सर्कल की। वहीं सेकंड अनदर टाइप की इंडस्ट्री हम देखते हैं जो कि आपके थ्रू रन नहीं हो रही है या हमारे जैसे लोगों के थ्रू रन नहीं हो रही है, उसको रन और ऑपरेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है। जैसे हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखी हैं, रेलवेज की बात करें तो रेलवेज किसी प्राइवेट पर्सन के थ्रू नहीं चलाया जाता है, किसके थ्रू चलाई जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू। टोटली गवर्नमेंट रन और ऑपरेट करती है इसको। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं स्टेट ओन्ड या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास, ये दोनों मिलके, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट, मतलब पर्सनल हमारे जैसे लोग मिलके और गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके बना सकती हैं, उस टाइप की इंडस्ट्री को हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब एक और क्या आ जाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव में कौन आ जाएगा, ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो अलग अलग काम तो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स ने मिलके डिसाइड कर लिया कि हम किसी टाइप का प्रोडक्शन करेंगे, सपोज मान लेते हैं मिल्क का प्रोडक्शन या मिल्क से बनी हुई चीज़ें, मिठाइयों का प्रोडक्शन, मिठाई की इंडस्ट्री आप खोल रहे हैं मिठाई बनाने की। तो मिठाई बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, पहले तो आपको मिल्क चाहिए। अब मिल्क कौन प्रोड्यूस करेगा, मान लीजिए एक आपका फ्रेंड है जो कि गाँव में रहता है, वो मिल्क प्रोडक्शन करता है काउज के थ्रू, तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके अलावा मिल्क के बाद वहाँ आप तक आ रहा है, आप उसको प्रोसेस करके उसका कर्ड बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, बटर बना रहे हैं, ये सारे तो आप इसमें इन्वॉल्व हो गए। उसके अलावा एक और आपका फ्रेंड है जो कि किसमें एक्सपर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज, मतलब कस्टमर तक आपका सामान पहुंचाने में, तो वो फ्रेंड भी आपके साथ इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे 3 अलग अलग ग्रुप्स मिलके जब काम करते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। वहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी हो जाता है। तो इस टाइप के इंडस्ट्री को हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर। अब बात करते हैं हम डिटेल में सारे सेक्टर्स को देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल के साथ, तो देखिए प्राइवेट तो आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर है, जो कि किसके थ्रू ओन किया जाता है, जिसकी ओनरशिप किसके हाथ में है, आपके, मेरे, हमारे जैसे इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट पर्सन के हाथ में सारा कंट्रोल है। इस टाइप के सेक्टर को, इस टाइप की इंडस्ट्री कहाँ फॉल होंगी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहलाएंगी। दिस मच क्लियर टू एवरीवन। नाउ बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। तो ऐसी कंपनीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट हो रही है। यहाँ पर कीवर्ड क्या था, प्राइवेट पर्सन, मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर कीवर्ड है गवर्नमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब सेल, जहाँ पे कि
स्टील का मैन्युफैक्चर होता है और स्टील बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। वैसे ही एक एग्जांपल है BHEL भेल का, मतलब कि बहुत सारी प्लेसेस पे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, ये किसके थ्रू ऑपरेट और रन की जाती है? गवर्नमेंट के थ्रू। इसका सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इस टाइप की इंडस्ट्री कहाँ आती है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं, चलिए अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट 2 टाइप की, दैट इज ज्वाइंट सेक्टर। अब ज्वाइंट सेक्टर में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसका कीवर्ड क्या है। कीवर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लैंग्वेज तो लिख सकते हैं, कीवर्ड अगर आपको पता है तो। यहाँ पे कीवर्ड है कि कौन कौन मिलके इसको ऑपरेट कर रहा है। तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ स्टेट, स्टेट मतलब यहाँ पर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू, और इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब गवर्नमेंट के साथ आप, मैं या आपके फ्रेंड्स का जो सर्कल है, ये सब मिलके कोलैब करते हैं और साथ में मिलके किसी टाइप की इंडस्ट्री को ओपन करते हैं। वो इंडस्ट्री किस में आएगी? ज्वाइंट सेक्टर में आ जाएगी, ज्वाइंट सेक्टर की कैटेगरी में फॉल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि आज के टाइम पे जिसका नाम है मारुति सुजुकी, हमारे इंडिया में कार बनाने की, मतलब व्हीकल्स बनाने की जो कंपनी है, दैट इज, तो वो क्या है? एक जॉइंट सेक्टर, क्योंकि वो ओन तो किसी पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन के थ्रू की जाती है, लेकिन उसका कुछ शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास भी है। दोनों मिलके, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी है, गवर्नमेंट के बहुत से रूल्स होते हैं जो कि इस कंपनी को मानने पड़ते हैं, तो दोनों का इसमें कंट्रोल है, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन। तो दैट्स व्हाई इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जॉइंट सेक्टर। क्लियर दिस मच। आगे देखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव में मैंने अभी आपको बताया कौन कौन मिलके करेगा? प्रोड्यूसर, मतलब एक पर्सन जो कि एकदम रॉ मटेरियल भी वही प्रोड्यूस कर रहा है। अभी हम बाकी सारी कंपनीज में रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से ले रहे थे, जो कि हमने इंडस्ट्री सिस्टम में बात करी थी। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर भी इसी में इन्वॉल्व है, साथ साथ सप्लायर भी और मैन्युफैक्चरर भी, सारे के सारे पर्सन मिलके एक किसी टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस टाइप को की कंपनी को हम बोलेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे बात करते हैं एग्जांपल में आनंद मिल्क की, या फिर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, या फिर सुधा डेयरी, या फिर सांची मिल्क डेयरी, ये सारी जो मिल्क डेयरीज है, ये क्या होंगी? ये कोऑपरेटिव वेंचर कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जैसे कि मिल्क जो आ रहा है, वो भी इस कंपनी के अंडर में आ रहा है। मिल्क को मैन्युफैक्चर जब किया जा रहा है, मतलब मिल्क से अदर प्रोडक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं, जैसे पनीर बनाया जा रहा है, बटर बनाया जा रहा है, घी बनाया जा रहा है, कर्ड बनाया जा रहा है, ये सब क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में। और उसके बाद सप्लाई करने का काम भी किसके अंडर में आ रहा है? इनके अंडर में ही आ रहा है, पर पर्सन यहाँ पे अलग अलग इन्वॉल्व है। तो दिस टाइप ऑफ कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज कोऑपरेटिव सेक्टर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं इस चैप्टर में कि आगे एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। अब बात करते हैं, हमने इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन तो देख लिया है। अब आप और आपके फ्रेंड जब इंडस्ट्री खोलना चाहेंगे तो आप कौन कौन सी बातें होंगी जो आप अपने माइंड में सोचेंगे कि कैसे आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो क्या क्या चीजें देखेंगे। तो ये हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं, उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी लोकेशन डिसाइड करते हैं। आप जब खोलेंगे, इंडस्ट्री खोलने का सोचेंगे, तो डेफिनेटली आप एक प्लेस सोचेंगे कि हम कहाँ पे, किस सिटी में, किस लोकेशन में इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री यू आर ओपनिंग। सो पहले फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। वो फैक्टर्स है सबसे पहले तो रॉ मटेरियल, मतलब जब आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल इजीली आपको उस प्लेस तक अवेलेबल है या नहीं है, ये सबसे पहले प्रायोरिटी थिंग है। ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो रॉ मटेरियल है वो इजीली आपकी लोकेशन तक अवेलेबल होना चाहिए। सो इट इज़ द मेन फैक्टर। उसके अलावा आप जब अगर रॉ मटेरियल मिल गया तो हमें क्या देखना है? लैंड, क्योंकि हम हवा में या पानी में तो आप इंडस्ट्री ओपन करेंगे नहीं, आपको एक स्पेसिफिक लैंड की ज़रूरत है, तो वो लैंड आपके पास होना चाहिए। तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स वाटर अवेलेबिलिटी। किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चर आप करें, वाटर इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग। सो वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी इजीली, मतलब वाटर अवेलेबल है वहाँ पर या नहीं है, दिस ऑल्सो अफेक्ट। उसके बाद लेबर। अब देखिए, अब आप चले जाइए माउंटेन्स पे जाके इंडस्ट्री खोल लीजिए, क्या आपको वहाँ पे लेबर वर्क मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा।
तो फिर आपको क्या देखना है, ऐसी प्लेस देखना है जहाँ पे लेबर मतलब पीपल भी वहाँ इजीली अवेलेबल हों, जो कि आपके ये सारे फैक्टर्स को यूटिलाइज कर सके। मतलब अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लेबर का भी तो इन्वॉल्वमेंट होगा। और आप माउंटेन में या सी के बीच में जाके इंडस्ट्री खोल ले मान लीजिए, तो क्या वहाँ पे इतने लोग अवेलेबल रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स। उसके अलावा पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी भी प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि आप अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मशीनरी कैसे चलाएंगे? कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट तो है पैसा। मान लीजिए रॉ मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लेबर भी आप घर के लोग मिलके, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए भी तो क्या लगेगा? पैसा लगेगा ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट मतलब अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया है तो अब आपको कहाँ पहुँचाना है? रिटेलर्स या कस्टमर तक पहुँचाना है। उसके लिए क्या लगेगा? ट्रांसपोर्ट विल बी रिक्वायर्ड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसका तब तक ये सब मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम नहीं जब तक हमारे पास मार्केट नहीं है। आप जो भी बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं? कस्टमर्स को बेचने के लिए बना रहे हैं ना, सेल आउट करने के लिए। तो सेल आउट करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक प्लेस चाहिए, दैट इज मार्केट। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए कि ये सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री हम वहीं सेटअप करें जहाँ पे ये सारे फैक्टर इजीली अवेलेबल हों, और इसके अलावा कोई बहुत सी फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो गवर्नमेंट भी हमें प्रोवाइड करती है। कैसे? गवर्नमेंट हमें कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, जैसे सब्सिडाइज्ड पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड रेट पे, कम रेट पे प्रोवाइड करती है। ये सारे फैक्टर्स भी देखना चाहिए कि कहाँ किस एरिया में सब्सिडाइज्ड रेट पर पावर प्रेजेंट है। लोअर ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है कि अगर हमारी इंडस्ट्री कहीं अलग दूसरे एरिया में, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बैकवर्ड एरिया में, तो देखिए ज़्यादातर अगर हम बहुत एंशियंट टाइम से देखें, हिस्ट्री से अगर रिलेट करें, तो बहुत एंशियंट टाइम से इंडस्ट्री फुल डेवलप्ड एरिया में खुली हुई है। तो गवर्नमेंट इज अप्रोचिंग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री कहाँ ओपन करें? बैकवर्ड एरिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ग्रोथ होगी उस एरिया की। तो ये इसको यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट हमको बहुत सारे इंसेंटिव्स देता है, जिससे कि हम बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री ओपन करें। अब इससे क्या होगा? क्योंकि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से, मतलब अगर हम बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री ओपन करेंगे तो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। किस चीज़ का? टाउन्स एंड सिटीज़ का। टाउन्स एंड सिटीज़ का मतलब है वहाँ पर रहने वाले लोगों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ विल हैपन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो कौन कौन से फैक्टर्स आपको समझ में आए? मेन फैक्टर्स ये रहे हमारे जो अभी हमने डिस्कस करे। उसके अलावा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स पे भी बात करी हमने। अब देखिए बात करते हैं हम, तो ये सारे फैक्टर्स आपको दिख रहे होंगे जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को। सी दिस चार्ट एंड शॉर्ट में एक वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर मेंशन है। चलिए आगे मूव करते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल सिस्टम पर। अब जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में देखा था कि एक एग्रीकल्चर सिस्टम पर हमने बात करी थी कि पूरा एग्रीकल्चर करने के लिए एक सिस्टम रिक्वायर होता है। कैसे हम उसको पहले सो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं लैंड को, फिर पूरी प्रोसेस होती है लॉन्ग टाइप की, एट द एंड हम हार्वेस्ट करते हैं उसको, मतलब बहुत सारी प्रोसेस होती है। इस पूरे सिस्टम को हम एग्रीकल्चर सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही अब ये जो कि हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर के बाद, दैट वाज द प्राइमरी। अब हम सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करें तो इसमें भी पूरा एक सिस्टम होता है, इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब ये इंडस्ट्रियल सिस्टम कैसे होता है? इसमें 3 मेन प्रोसेसेस होती है। कौन कौन सी? इनपुट, प्रोसेसर एंड आउटपुट। दीज 3 आर द मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इनपुट क्या? जब आप किसी इंडस्ट्री में किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमारा एग्जांपल लेते हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसके पहले आपने क्या करा होगा? फ़ोन में इनपुट डाला होगा, मतलब आपने सर्च किया होगा क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 इंडस्ट्री। सो दिस इज योर इनपुट। मोबाइल में प्रोसेसिंग हुई और आपके सामने जो मेरा वीडियो वो अपीयर हो गया। तो प्रोसेसिंग हुई, उसमें कुछ अंदर सिस्टम में जो होना था, और आउटपुट आपके पास क्या आ गया? मेरा वीडियो आ गया। सो ऐसा ही सिस्टम कहाँ है? इंडस्ट्री में है। रॉ मटेरियल जो होता है
मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, मान लीजिए आप ये पेन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, मेनली प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए इसके अंदर डालने के लिए, ये सब क्या है, आपका रॉ मटेरियल है। और ये रॉ मटेरियल किस में आएगा, इनपुट। मतलब आप पहले उस किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले उसमें कुछ लगाएंगे, इनपुट डालेंगे, और वो इनपुट क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल अकेला तो ऑटोमेटिक तो बन नहीं जाएगी कोई भी चीज़, क्या चाहिए हमें उसके लिए, मैन फोर्स चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए, लेबर वर्क, तो दैट इज ऑल्सो इनपुट। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ लैंड, अभी मैंने बताया हवा में कोई काम हो नहीं जाएगा, हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। सो ऑल सच थिंग्स, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्या है, इनपुट है, जो कि हमें किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो सब बात हो गई किसकी, इनपुट की। अब इनपुट मतलब हमने सब कुछ कलेक्ट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, प्रोसेस करना। अब प्रोसेस के थ्रू मशीन को यूज़ करके, हैंड्स को यूज़ करके जो भी आप करना थे, अब कौन सी स्टेज आ गई, प्रोसेस करने की, मतलब बनाने की। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसमें कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है किस में, फिनिश्ड गुड में। ठीक है, अब रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस करके क्या कर दिया है, फिनिश्ड गुड मतलब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में। अब क्या है, अब हमारी लास्ट स्टेप है उसको सेल आउट करना, जिससे कि क्या जनरेट होगी, हमारी इनकम। क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों जो प्रोसेस आपने करी है किस लिए करी है, इनकम जनरेट करने के लिए करी है। तो अब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, अब जो रेडी हो गया है, वो क्या है, आपका आउटपुट है, जिसको सेल करके आपको क्या मिलेगी, इनकम जनरेट होगी। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। और ये पूरा ही जो 3 स्टेप्स में मैंने आपको बताया ये पूरा, तो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। हर एक टाइप की इंडस्ट्री में यही सिस्टम फॉलो होता है, किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, जैसे कि एक बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट क्या होगा, कॉटन होगा, क्योंकि कॉटन के कपड़े अगर बनाने हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेगा, कॉटन चाहिए रहेगा। अब कॉटन से ऑटोमेटिक क्या फैब्रिक बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, हमें उसके लिए ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट, ये सब मतलब उसको लाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट रिक्वायर होगा। तो ये सब हमारे क्या हो गए, इनपुट हो गए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अब हमारे पास कॉटन तो है, कॉटन में क्या करेंगे, गिनिंग करेंगे, स्पिनिंग, गिनिंग मतलब अलग अलग सेपरेट करेंगे, स्पिन करके उसको क्या बनाया जाएगा, थ्रेड बनाया जाएगा, थ्रेड को वीव करके मतलब कि बुन के क्या बनाया जाएगा, कपड़ा, फैब्रिक बनाया जाएगा। अब फैब्रिक तो बन के रेडी है, फैब्रिक में अब क्या किया जाएगा, कलर मतलब डाइंग किया जाएगा और उसमें डिजाइनिंग या प्रिंटिंग की जाएगी। तो ये सारी क्या हो गई, प्रोसेस हो गई। अब आपका फैब्रिक बनके रेडी है विथ डाई मतलब विथ कलर एंड विथ डिजाइन और प्रिंट। अब किस लिए वो रेडी है, मार्केट में सेल होने के लिए, और जिससे कि क्या होगी, आपकी इनकम जनरेट होगी। तो इतनी सारी प्रोसेस करके फाइनली अब आपने क्या बना ली, उस कॉटन को शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, शर्ट बना दी, जो कि अभी आप पहन के बैठे हुए हैं। तो जब आप ये शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, तो आपके माइंड में डेफिनेटली ये स्टेजेस आती होंगी कि कैसे अल्टीमेटली हमारे पास तक ये पहुंची है। तो ये सारी स्टेजेस क्रॉस करके जो शर्ट या टी शर्ट whatever you are wearing, वो इन स्टेजेस को क्रॉस करके पहुंची है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल रीजन। अब देखिए रीजन क्या होता है, रीजन मतलब एरिया। तो एरिया तो सारे होंगे, जैसे कि आप देखेंगे आपके गांव में भी एक छोटी मोटी इंडस्ट्री है, मान लीजिए किसी भी चीज का टाइप का मैन्युफैक्चर हो रहा है। बहुत सी सिटीज में हर जगह पे आपको आसपास इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी, लेकिन क्या वो इंडस्ट्रियल रीजन है, नहीं। जहाँ पे एक इंडस्ट्री या 2 इंडस्ट्री या बहुत कम लिमिटेड इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं, उसे हम इंडस्ट्रियल रीजन नहीं बोलेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन वो है when a number of industries मतलब मल्टीपल इंडस्ट्रीज वहां पर ओपन हो, उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इंडस्ट्री। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल रीजन है, जो कि एक दूसरे के क्लोज बहुत पास में सेटअप है एंड दे आर शेयरिंग द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। अब व्हाट डज इट मीन, बेनिफिट ऑफ क्लोजनेस मतलब अगर आपने एक इंडस्ट्री ओपन की, सबसे पहले मान लीजिए आपको देख के आपके फ्रेंड ने भी वहां पर ओपन कर ली। अब
उसके फ्रेंड को देख के उसके और फ्रेंड ने ओपन कर ली। अब आपका एक ग्रुप बन गया उस एरिया में, उस ग्रुप में जो सारे बेनिफिट्स हैं वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ऐसी एरिया में वो इंडस्ट्री ओपन करी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो अगर एक इंडस्ट्री होगी तो गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन आपका एक ग्रुप बन गया इंडस्ट्री का उस एरिया में, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी आपको। सो दिस type of area where multiple industries get opened, that is called industrial region। ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रियल रीजन हमारे पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। कौन कौन से वो इंडस्ट्रियल रीजन है, चलिए देखते हैं। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, तो वर्ल्ड मैप तो आपने सबने देखा होगा अच्छे से, ये आपको यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिख रहा है, देखिए मैं आपको जूम करके बता देती हूँ। तो इसमें बात हो रही है सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका की, तो ये पूरा जो रीजन है ये नॉर्थ अमेरिका, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में कौन सा पार्ट बताया जा रहा है, ईस्ट पार्ट, मतलब ये जो ईस्टर्न पार्ट आपको दिख रहा है, ये ग्रेट लेक्स के आसपास वाला, इस पार्ट में ये पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। उसके बाद ईस्ट के बाद और कौन सा एरिया आ रहा है यहाँ पर देखते हैं, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप भी, तो यूरोप वाला एरिया कहाँ है भाई, ये देखिए दिस एरिया बिलोंग्स टू द यूरोप। तो यूरोप में कहाँ कहाँ बोला है, यूरोप में बोला है सेंटर में भी, ईस्टर्न और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न तीनों एरिया में, नॉर्थ और साउथ को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज सेटअप है। उसके अलावा ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल, उसके अलावा ईस्टर्न एशिया, तो एशिया जहां हमारा इंडिया भी लोकेटेड है वहां पर, लेकिन ईस्ट में इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे कि ये जहाँ पे कि जापान प्रेजेंट है, तो ये वाला जो पार्ट है ईस्ट वाला पार्ट, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है। अब आप सोचेंगे इंडिया में भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो इंडिया में क्यों इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है। इंडस्ट्रियल रीजन उसे कहा जाएगा जहाँ पे मल्टीपल मतलब एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप है और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। इंडिया के भी कुछ इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें, लेकिन अभी हम ये वर्ल्ड लेवल के इंडस्ट्रियल रीजन की बात कर रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। सो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू लोकेट इन द, अब देखिए इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि मैंने ज़्यादातर सारी जो इंडस्ट्रीज बताई ये देखो ऊपर ऊपर ही दिख रही है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रही है, साउथ में नहीं दिख रही। और आपने सेकेंड लास्ट अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि यहाँ से क्या पास हो रहा है, ये इक्वेटर पास हो रहा है, और यहाँ से क्या हो रही है, मतलब इंडिया से क्या पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। तो आपको ये जो इंडस्ट्रियल एरिया दिख रहे होंगे ये टेम्परेट रीजन में ही दिख रहे होंगे। ये वाला जो एरिया होता है ये कौन सा होता है, ये ट्रॉपिकल होता है, और इसके ऊपर वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। तो ज्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ है, टेम्परेट रीजन में ही है, और उसके अलावा सी पोर्ट के आसपास। तो देखो जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, ये जो मैंने बताया ये थोड़ा वो हो गया, मतलब कि यहाँ पर सेटअप है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये भी तो यहाँ पे भी तो देखो सी है, इतने सारे वाटर बॉडीज है, यहाँ पर भी मेडिटेरियन सी, यहाँ पर भी लोकेटेड है। ये भी पूरा कोस्टल एरिया माना जाएगा इसको, मतलब सी पोर्ट के आसपास ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन सेटअप है, और स्पेशली नियर द कोल फील्ड्स, मतलब जहाँ पे कि कोल माइंस हैं, तो वहाँ पे ये सारी इंडस्ट्री सेटअप है, और इसलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। अब इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडिया की बात करें तो कौन कौन से वो रीजन है, चलिए जल्दी से देखते हैं। पहले तो बात करते हैं मुंबई पुणे क्लस्टर की, मतलब मुंबई पुणे कहाँ आता है, महाराष्ट्र में, तो ये रहा भाई हमारा मुंबई पुणे वाला रीजन, ठीक है। इसे हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दिस इज कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियल रीजन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हैं। उसके बाद बात करते हैं बैंगलोर तमिलनाडु रीजन की, तो बैंगलोर तमिलनाडु रीजन अगेन यहाँ पे आ गया, कर्नाटका में बैंगलोर और तमिलनाडु, मतलब ये वाला रीजन पूरा, तो इस बेल्ट में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप है। अब बात करते हैं हुगली रिवर, हुगली रीजन, मतलब हुगली रिवर कहाँ पर है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, तो मतलब इस वेस्ट बंगाल एरिया भी काफी प्रॉस्परस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट से देखें तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भी किस रीजन में ओपन हुई, यहीं पर ओपन हुई, तो एंशिएंट टाइम से ये पूरा रीजन क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन है।
नियर द हुगली रिवर। उसके बाद बात करते हैं अहमदाबाद बड़ौदा। तो अहमदाबाद अगेन गुजरात वाले पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ इस एरिया में भी अगेन इंडस्ट्रियल रीजन है। उसके बाद करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो कि छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आता है, ये वाला एरिया अगेन यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए इंडस्ट्री भी यहाँ पर प्रेजेंट है। उसकी बात करते हैं बात करते हैं विशाखापट्टनम गुंटूर। तो विशाखापट्टनम कहाँ है भाई? देखिए यहाँ पर इस रीजन में, ये आंध्र प्रदेश और ये वाला पूरा रीजन जो है बेल्ट है, यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज बहुत सारी सेटअप है, और ये सारे वही एरिया हैं। आप ध्यान से ऑब्जर्व करके देखें तो कोस्टल एरिया है, मतलब कि सी के आसपास वाले एरिया में इंडस्ट्रियल रीजन है। लेकिन उसके अलावा एक और रीजन दैट इज गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ, ये तो सी के आसपास नहीं है, लेकिन इधर पे भी बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, मतलब कि मेजर रिवर्स इंडिया की जो गंगा यमुना है वो इसी रीजन में फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे भी वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है। सो दैट्स वाई दिस एरिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंडस्ट्रियल रीजन। उसके बाद एक लास्ट इंडस्ट्रियल रीजन बात कर लेते हैं, दैट इज कोलम तिरुवनंतपुरम। ये भी कोस्टल एरिया में आ जाएगा, यहाँ पे केरला वाले बेल्ट में यहाँ पर आ जाएगा। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। लोकेट करना कहाँ कहाँ पे इंडिया में, किस किस रीजन में इंडस्ट्रियल, कहाँ किस एरिया में इंडस्ट्रियल रीजन कह सकते हैं हम, जहाँ पे कि मल्टीपल इंडस्ट्री सेटअप है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो अभी हमने बात कर ली इंडस्ट्रियल रीजन की, अब बात करते हैं, देखिए इतनी देर से मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ना, इंडस्ट्री से कैसे ग्रोथ होती है, हाउ इट लीड्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। लेकिन जहाँ ग्रोथ की बात हो रही है, मतलब जहाँ हम कुछ चीज़ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जो कि हमें ग्रोथ से हट के डिक्लाइन की तरफ भी ले जा लेते हैं। ऐसे ही कुछ एक्सीडेंट्स जिन्हें हम कहते हैं डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स तो हमने ऑलरेडी जान लिया है, बट यहाँ बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। अब वो कैसे हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स जिससे कि जहाँ एक तरफ इंडस्ट्री हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, वहीं कुछ ऐसे डिजास्टर्स, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हमें डिक्लाइन कर देती हैं। तो अब ये मेनली क्यों हो जाते हैं, कैसे ये डिजास्टर हो जाते हैं? तो पहली चीज तो कभी कभी ये टेक्निकल फेलियर के कारण भी हो जाती है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री जो भी बनाई गई है, बनाई किसके थ्रू गई है? ह्यूमन के थ्रू। कभी कभी इसमें एरर हो ही जाता है, और इस टाइप के टेक्निकल एरर के कारण क्या हो जाता है? डिजास्टर और सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट में हैपन। वहीं सेकेंड रीजन यहाँ पे बताया गया है इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग, मतलब हमारी भी कभी केयरलेसनेस के कारण भी कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब और वो भी केयरलेसनेस किस में? हजार्डियस मटेरियल में, मतलब पॉइजनस, ऐसा मटेरियल जो कि हमें, हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब वैसे ही दो केसेस यहाँ पे मेंशन्ड हैं अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्सीडेंट जो कि हुआ 3 दिसंबर 1984, मतलब 3 दिसंबर 1984 की रात, जब पूरा भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, चैन की नींद सो रहा था। लेकिन किसे पता था कि सुबह तो ये लोग उठने ही नहीं वाले हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर एक जो कंपनी थी, एक इंडस्ट्री थी, विच वर मैन्युफैक्चरिंग, विच वर अ पेस्टिसाइड फैक्ट्री, मतलब वो एक पेस्टिसाइड बनाने की कंपनी थी, और उसमें जो गैस यूज हो रही थी दैट वाज मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो क्या हुआ, रात के 12:30 बजे लगभग मिडनाइट पे एक गैस, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस, हाईली पॉइजनस गैस जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, धीरे धीरे लीक होने लगी, और लीक होते होते पूरी सिटी में स्प्रेड हो गई। और जबकि पूरी सिटी क्या कर रही थी? चैन की नींद सो रही थी। किसी को पता ही नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि इस गैस में स्मेल नहीं थी, इसकी कोई स्मेल नहीं थी। जब ये पूरी ऑक्सीजन में मिक्स हो गई, लोग मरने लगे, तब समझ आया कि किस टाइप का एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है। तुरंत एक इमीडिएट एक्शन लिया गया, नॉट इमीडिएट बट जब पता चला तो इमीडिएट एक्शन लिया गया, और तब तक कितने लोग ऑलरेडी जा चुके थे?
3,598 पर्सन की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद भी कुछ लोग मतलब 1000 ऑफ पीपल वर इंजर्ड हो गए थे मतलब देवर, बट उसके अलावा उसके बाद जो इंजर्ड हो गए थे वो सरवाइव तो किए, लेकिन उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। और उनकी जनरेशन जो आज भी प्रेजेंट है, आज भी सरवाइव कर रही थी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो सरवाइव कर रही है उनमें भी कुछ बहुत से टाइप के अलाइनमेंट्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, मतलब उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है। कहीं ना कहीं ये उस ट्रेजेडी के कारण ही हुआ है, उस एक्सीडेंट के कारण ही हुआ है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मतलब इस टाइप की बीमारियों से आज भी वो लोग जूझ रहे हैं। और इस भयंकर एक्सीडेंट का नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो देखिए, ये हमने बात करी एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर की, जो कि कहाँ हुआ, भोपाल में हुआ 3 दिसंबर 1984 की रात को, जिसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो देखिए कैसे इंडस्ट्री हमें एक तरफ हमें पेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर रही थी, ये एक तरफ हमें ग्रोथ की तरफ ले जा रही थी। पेस्टिसाइड इज वेरी यूजफुल सब्सटेंस, बट एक्सीडेंट से क्या हुआ, इट गॉट डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ। वैसा ही एक केस और यहाँ पर गिवन है आपकी बुक में, that had happened in Gaoqiao, Chongqing, चाइना। तो अब चाइना की बात करते हैं। जैसे भोपाल में ये एक्सीडेंट हुआ, वैसे ही 2005 में 23 दिसंबर 2005 को चाइना में भी एक इसी टाइप का एक्सीडेंट हुआ। अब वो क्या हुआ देखिए, क्या था, चाइना मैन्युफैक्चर नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहा था क्या, नेचुरल गैस आप सब जानते होंगे अर्थ की सरफेस में प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा था। अब देखिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ मशीन्स तो लगी हुई थी, लेकिन ये मशीन्स एग्जैक्ट अमाउंट में तो निकालती हैं, लेकिन कभी कभी एरर हो जाता है। अर्थ की सरफेस से क्या हुआ, ये जो गैस वेल था ये ब्लो आउट हो गया, मतलब एकदम से ब्लो आउट, बर्न हुआ, और उसके कारण आसपास का जो एरिया था उसमें ये गैस अगेन फैल गई, और इससे क्या हुआ, 243 पीपल डाइड ऑन द स्पॉट, उन लोगों की डेथ हो गई, और उसके अलावा 9000 पीपल इंजर्ड हो गए, और 64,000 को एक्सकेवेट मतलब कि वहां से बचा लिया गया, निकाल लिया गया। तो इस टाइप का एक और हमने भयंकर इंसिडेंट देख लिया, कहाँ पे, गाओकियाओ, चोंगपिंग, चाइना। चोंगपिंग बहुत अजीब सा नाम है, चाइनीज नेम है, समझ लेना। तो हमने 2 इंडस्ट्रियल डिजास्टर पे बात करी। और उसके अलावा those who could not escape in the times of war burned to their, हाँ, अब जो लोग नहीं बच पाए थे, नहीं वहां से भाग पाए थे, उनको किस टाइप की इंजरी हो गई, उनकी आईज बर्न हो गई, स्किन बर्न हो गई, लंग्स को इफेक्ट किए। तो इस टाइप के इंसिडेंट, मतलब इस टाइप के डिजास्टर्स ने कितनी ज़्यादा, कहाँ हम एक तरफ ग्रोथ की थी, ये इंडस्ट्री हमें ग्रोथ की तरफ लेके जा रही थी, लेकिन इस टाइप के एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए। तो अब ये डिजास्टर की तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या इन डिजास्टर से बचा जा सकता है? देखिए, इन एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, ये कभी भी हो सकते हैं, अनवांटेड होते हैं, हमें किसी को नोन नहीं होता है, हम इनको रोक तो नहीं सकते टोटल, लेकिन हम कुछ मेजर्स ऐसे कर सकते हैं जिससे कि हम इसकी रिस्क को रिड्यूस कर दें, कुछ कम कर सकें इसकी रिस्क को, जिससे कि ये एक्सीडेंट हो तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। तो सबसे पहले तो है कि जो इंडस्ट्री सेटअप की जा रही हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में नहीं होनी चाहिए। मतलब कहाँ होना चाहिए, तो फिर वो उनके लिए एक अलग से इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, मतलब जहाँ लोग रह रहे हैं। तो मतलब रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब इंडस्ट्री एक अलग एरिया में होना चाहिए और लोगों का रेसिडेंट जो है, जहाँ लोग रहते हैं, वो एरिया अलग होना चाहिए। दीज 2 एरिया शुड बी सेपरेटेड। उसके अलावा अगर पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी का मतलब यहाँ पर है आसपास, किसके आसपास, इंडस्ट्रीज के आसपास। तो ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज के आसपास रह रहे हैं, किस टाइप की इंडस्ट्रीज के पास, जो कि हजार्डियस सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही हैं, बहुत हार्मफुल सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रही हैं, उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके पास फुली अवेयरनेस होना चाहिए कि हाउ
हाउ दे कैन सेव देमसेल्फ, उनके पास अवेयरनेस होना चाहिए कि वो अब उससे अगर कुछ इस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं तो उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है. सो दिस टाइप ऑफ अवेयरनेस should be spreaded among the people living in that area near these companies or industries. Fire warning और fighting system, मतलब प्रॉपर अगर कुछ टाइप का एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे फाइट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट वहां पर अवेलेबल होने चाहिए. और फायर अलार्म, मतलब अगर अचानक से कहीं किसी बिल्डिंग में फायर लग जाती तो अलार्म्स वहां पे होना चाहिए प्रॉपरली, कि जिससे इमीडिएट एक्शन और पीपल अवेयर हो जाएं और वहां से एस्केप हो जाएं. उसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ डील कर रही है, ऐसे हजार्डियस सब्सटेंस बना रही है, तो उनमें स्टोरेज जो है जहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस लग रहा है, पॉइजनस सब्सटेंस लग रहा है, उनका स्टोरेज कम होना चाहिए. मतलब अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो उससे बहुत ह्यूज डिस्ट्रक्शन ना हो, इसलिए स्टोरेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. उसके बाद पोल्यूशन डिस्पर्शन इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड, मतलब कि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो इस टाइप के हजार्डियस सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं. तो हमको प्रॉपर उसकी क्वालिटी पे चेक करना चाहिए, जिससे टाइम टू टाइम पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया है. हम नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज लास्ट पार्ट, उसमें चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए फिनिश करेंगे. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ शिक्षा एजुकेशन में, जहां फटाफट चुटकियों में इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए. थैंक यू एवरीवन.